गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ऐसा है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिछली क्लास में कंक्लूड कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये क्या है और ये कहाँ कहाँ लगता है, ये देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो एक हिसाब से अपन इसके सब एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह देख लेंगे और ये कैसे क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है, ये देखेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, फिर कल के टॉपिक में हम कंडीशंस एंड वारंटीज वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ये कैसे बनता है। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ना, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ करता था। बाद में इसके प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा लिए गए और 1932 में जब हमको ऐसा लगा कि एक अलग ही एक्ट की हमको आवश्यकता है, तो हमने एक नया एक्ट पास किया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 32 में पार्टनरशिप निकाला था, 30 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग किया गया। फिर सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मूवेबल गुड्स, यहाँ पे हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी की बात नहीं करते जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, इनकी बात नहीं करते। जब हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम मूवेबल गुड्स की बात करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पहले समझाता हूँ। तो जैसे कि समझो ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में। बी ने बोला हाँ। तो यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पार्टी है जिसको हम बोलते हैं सेलर, वो ट्रांसफर कर रही है एक ओनरशिप कार की, कार बेच रही है किसको, टू बी, जिसको हम बोलते हैं बायर, और बदले में ले रही है पैसा। सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले तो ये बता दूं। सबसे पहले देयर शुड बी गुड्स। बात ही हम गुड्स की कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो गुड्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देयर शुड बी गुड्स। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, तो गुड्स विल ऑलवेज बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमेशा चल संपत्ति होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टीज को सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी यानी वो भी डिफाइन किया गया है, गुड्स क्या है वो भी हमने डिफाइन किया है, हम देखेंगे उसको। ठीक है, फिर दूसरी चीज इसमें रहेगी प्राइस, और तीसरी चीज इसमें रहेगी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड दिखेगा आपको। जब जब यहाँ प्रॉपर्टी वर्ड आएगा तो प्रॉपर्टी का मतलब रहेगा ओनरशिप। सो आपको तीन चीजें ही देखना है इसमें। पहली चीज है देयर मस्ट बी गुड्स, देयर मस्ट बी अ प्राइस एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सो इसको डिफाइन ही किया गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स टू बायर और एग्रीज टू ट्रांसफर टू द बायर। सो दो चीज इसमें कवर होती है, आइदर ही ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर क्या, द प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस। तो प्राइस होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज ओनरशिप होना चाहिए। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो प्रकार से हो सकती है, या तो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगी या तो आगे चल के होगी। जैसे मैं आज के आज आपको मोबाइल बेच दे रहा हूं, मैंने मोबाइल लिया आपको दिया, आप बोले मैं पैसा देता हूं, आपने मुझे पैसा दे दिया, मैंने मोबाइल दे दिया, ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं सेल। सेल हो गया। सेल मीन्स ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, इमीडिएटली, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया। और वहीं जब हम बात करेंगे, इमीडिएट नहीं हो रहा है, आगे चल के अगर हम ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले, जैसे कि मैंने आपको बोला मैं आपको कार दूंगा, आपने बोले आप पैसे देंगे, लेकिन आज ये नहीं करने वाले हम, ये 1 महीने बाद करने वाले हैं। या फिर ये कोई फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी डेथ के बाद मेरी कार तुम्हारी हो जाएगी, तो तुमको मेरे को इतना पैसा, मेरे घर वालों को इतना पैसा देना पड़ेगा और कार तुम्हारी हो जाएगी। सो ऐसे केसेस में इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बट इट इज नॉट इमीडिएट। ये कब होगा, जब मेरी डेथ होगी। सो इट कैन बी आइदर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन ऑन और ऑन एनी फ्यूचर डेट। तो ऐसे केसेस में अगर वो आगे चल के ट्रांसफर होने वाली है,
ओनरशिप आगे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ध्यान रखो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड, बट सिर्फ ये परफॉर्म करना है कोई और तारीख पे, आगे आने वाले कोई डेट पे, फ्यूचर डेट पे, या फिर कोई कंडीशन के पूरे होने के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट टू सेल। सो सेल में क्या होगा, इमीडिएट ट्रांसफर, और एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर होगा एट अ फ्यूचर डेट या सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। सो इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। दिस इज नॉट अ सेल, इट इज ओनली एन एग्रीमेंट कि हमने सेल करने का एग्री किया है, पर ध्यान रखो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं भले बोल रहा हूँ एग्रीमेंट वर्ड लिखा है, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने आपको वादा किया 1 महीने बाद कार दूंगा, और आप बोले 1 महीने बाद पैसे देंगे, तो यहाँ ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई, पर खुद आप सोच के देखो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो यस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें वादे क्रिएट हुए हैं। भले ही वादों का परफॉर्मेंस जो है वो 1 महीने बाद होने वाला है, बट अल्टीमेटली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो भले ही हम उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, बट इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहाँ भी ब्रीच किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा, तो केस तो जरूर फाइल किया जा सकता है। So this is basically the basic topic of sale of goods। इसमें हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, बेसिकली इस पूरे डायग्राम में कवर हो जाता है। हम अगर यहाँ पे सिर्फ ये 4 चीज़ 3 चीज़ समझ लें, तो पूरा का पूरा आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ गुड्स क्या होते हैं, दूसरी चीज़ प्राइस क्या होता है, तीसरी चीज़ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ओनरशिप क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना जब-जब यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड आएगा, आपके मन में अपने आप आना चाहिए प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये 1930 में अलग किया गया। ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं लगता। इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, और इसका एक सेक्शन 3 है जो बोलता है अगर कोई चीज यहाँ नहीं लिखी है, कोई चीज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं लिखी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी है, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल अप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे भी लगता है। इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्ट होता है, ना ये एग्जॉस्ट होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जहां पे सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब इसमें बायर कौन है, सेलर कौन है, ये सब बता दिया है। और प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब ये है ओनरशिप। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। जब जब यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड आएगा, आपके मन में अपने आप ऑटोमेटिकली ओनरशिप वर्ड आ जाना चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा गुड्स, तीसरा प्राइस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो प्रकार से हो सकती है, इमीडिएट ट्रांसफर, अगर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई तो इट इज अ सेल, और अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने वाली है ऑन अ फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो ऐसे केसेस में इट विल बी कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट टू सेल। इसमें क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स होना चाहिए, ये आप एक बार देख लेंगे तो सिंपल से पॉइंट्स है, चलो बता देता हूँ। 2 पार्टीज होगी, एक पार्टी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। ओनरशिप जब ट्रांसफर होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर होगा। जैसे कि मैंने आपको कार दिया, अगर समझो मैंने आपको कार दिया और आपने मुझे पैसे दिए, समझो 5,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। मैंने आपको कार तो दे दिया, बट मैंने कार की ओनरशिप नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपको यूज करने दिया हूँ, आप 2-4 दिन यूज करके मुझे वापस कर देंगे। तो यहाँ भी आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, दूसरा व्यक्ति दिख रहा है, कार दिख रही है, पैसे दिख रहे हैं, वैसा ही दिख रहा है जैसा कि एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। पर वहां आपको क्या नहीं दिख रहा है, सो वहां आपको नहीं दिख रहा है दी ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर होते हुए आपको नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ पोजेशन जाते हुए दिख रहा है, बट अल्टीमेटली आपका ओनरशिप ट्रांसफर होते यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, सो ऐसा है, 2 पार्टीज होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या तो समझो मैंने गिरवी रखा हूं कार आपके पास, आपने मुझे पैसा दिया है, तो ऐसे केसेस में भी अगर गिरवी रखी गई है चीज, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सेल का नहीं होगा, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होना इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, फिर गुड्स होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसीलिए थोड़ा सा ब्लरनेस आपको दिख रहा होगा, खास तौर पे मेरे ऊपर, वो तो लाइटिंग का इशू है, लाइट्स के कारण। बट
बाकी कभी-कभी नेटवर्क आ रहा जा रहा है, तो कंटीन्यूअस ब्लर नहीं है, बट बीच में थोड़ा बहुत कभी-कभी आ रहा जा रहा है और इसीलिए शायद वॉइस भी थोड़ी-सी बीच में स्ट्रेच होगी। तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है आज, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि नहीं समझ सके। तो थोड़ा अपन कंटिन्यू करते हैं, अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो अपन फिर देखेंगे, अगली क्लास में इसको अपन शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल एकदम परफेक्टली नेटवर्क वगैरह प्रॉपर चल रहा है। ठीक है? तो ऐसा है। क्योंकि क्या है मेरे पास भी दूसरे सिस्टम में चालू है, तो उसमें जो दिख रहा है तो प्रॉपर चल रहा है, यानी समझ सकने वाली चीज़ें हैं। और ब्लर में सिर्फ़ मैं ही ब्लर हूँ, बाकी एज़ सच स्क्रीन ब्लर नहीं है, तो आपके लिए स्क्रीन ज़्यादा काम की है। मैं तो दिख तो रहा हूँ बट ब्लर है, ऐसा है। चलो, ठीक है। हाँ, अभी मेरे ख़्याल से ठीक होगा। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप एक बार एग्ज़िट करके वापस मीटिंग जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल भी ब्लरनेस नहीं है क्योंकि तो अगर आपके इसमें दिख रहा है, ब्लर हो रहा है, तो आप एक बार बाहर जाके वापस आ सकते हैं, ठीक है? चलो, सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तीसरी चीज़ इसमें गुड्स होना चाहिए, गुड्स का होना भी अनिवार्य है। अगर प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, कोई और चीज़ है, जैसे कि समझो एक लैंड है, बिल्डिंग है, तो ऐसे केसेस में इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर प्राइस होना चाहिए, प्राइस होना भी ज़रूरी है, अगर पैसा नहीं होगा तो ये फिर इसमें कवर नहीं होगा। देन it includes both sale and agreement to sell. It can be absolute. Absolute means without any condition, 100%. Or it can even be conditional. It can be written, oral or even implied. Implied भी contract of sale हो सकता है एंड बाकी के एसेंशियल एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद होना चाहिए क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया तो उसमें जो भी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें मौजूद होना अनिवार्य है। फिर सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस सिंपल सा डिफरेंस है। सेल में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई और एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है बट कुछ आगे चल के होती है। जैसे सेल ऑन अप्रूवल होता है, ये भी एग्रीमेंट टू सेल का ही एक प्रकार है, जिसमें समझो एक व्यक्ति ने बोला था कि मैं तुमको गुड्स दूंगा, लेकिन मैं दूसरा व्यक्ति बोलता है मुझे पसंद आएंगे तो रखूंगा, नहीं तो मैं वापस कर दूंगा। यहाँ पे भी ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई, हो सकता है गुड्स ला लिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं हूँ, मैं पटाखे की दुकान लगाता हूँ, दिवाली जब भी आती है तो मैं पटाखे की दुकान लगाता हूँ। मैं जाता हूँ दुकान में, एक बड़ी दुकान होलसेलर के पास, मैं बोलता हूँ भैया कुछ पटाखे दे दो नॉर्मल वाले, जो ये नॉर्मल से फुलझड़ी वगैरह, अनार वगैरह ऐसे टाइप की जो चीजें होती है ये दे दो, मैं अपनी दुकान में रखूंगा। वो बोलते हैं ठीक है साहब। वो मेरे को पूरा गुड्स दे देते हैं, साथ में मेरे को बोलते हैं कि साहब ये वाला एक आइटम है, ये आइटम ले जाओ, बहुत जबरदस्त है, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसा फूटेगा, मस्त एकदम फैंसी आइटम है। मैंने बोला यार नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं रखता मैं, फालतू, ये बिकती विकती नहीं है और रिस्की भी होता है, तो ये चीजें नहीं रखते। वो बोलते हैं अरे कोई रिस्की नहीं, इतना ऊपर नहीं जाएगा, ठीक ठाक है, बढ़िया, आपको मजा आएगा, लेके जाओ, बहुत बिकेगा। अब वो मेरे को बोलता है लेके जाओ, मैं बोला ठीक है, मैंने लेके आ गया, बट मैंने उसको बोल के आया हूँ कि अगर ये नहीं बिक रहे हैं तो मैं वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई ये माना जाएगा, मैंने गुड्स ला लिया बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ये माना जाएगा। सो अल्टीमेटली आपको ध्यान ये रखना है कि ओनरशिप ट्रांसफर होना अलग चीज है, भले ही मैंने गुड्स ला लिया, लेके भी आ गया हूँ, बट स्टिल इट इज नॉट अ सेल, सेल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोल के आया हूँ कि मैं ये रख रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, बट ये मैं खरीदूंगा तब जब ये बिकेंगे, अगर मुझे लगता है नहीं बिकेंगे तो मैं वापस कर दूंगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये भी एग्रीमेंट टू सेल में कवर होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं पहले आपको बताता हूँ। देखते हैं। सो पहली चीज, समझो मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? तो समझो कोई पर्टिकुलर एक गणपति बप्पा खरीदने गया मिस्टर बी, मिस्टर बी जाता है और ए को बोलता है कि भाई मेरे को ये वाले गणेश जी बहुत अच्छे लगे, मेरे को ये मूर्ति चाहिए। ए बेचने को तैयार है, सो गणपति बप्पा ये बेचने वाला है और बी जो है ये खरीदने वाला है, ये पैसे देने वाला है। समझो 2000 रुपए की बात हुई है। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
ये कॉन्ट्रैक्ट सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है? सो सबसे पहली चीज, आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं। कई बार होगा कि गुड्स दिए नहीं तो भी सेल हो गया, कई बार होगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, भले ही आपने पैसे नहीं दिए, गुड्स नहीं ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। द अल्टीमेट थिंग इज ओनरशिप। सो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? वैसे तो हम चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में देखेंगे कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, बट एट प्रेजेंट ये ध्यान रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स ले गए या नहीं ले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा दिया या नहीं दिया। The ultimate thing is transfer of ownership, and it is a different thing than delivery of goods and payment of price. So क्या गुड्स की ओनरशिप ऐसे भी ट्रांसफर हो सकती है जब गुड्स लेके नहीं गए तो भी? द आंसर इज यस। एक वर्ड ध्यान रखो, डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट। तो डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब है? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है ये जो गणपति बप्पा है ये पूरे डिलीवरेबल स्टेट में है, इसका मतलब है इसमें अब कुछ कार्य करना नहीं बचा, वैसे के वैसे उठा के आप ला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरेबल स्टेट। आप जाते हैं अगर एक दुकान में और आप देखते हैं गणपति बप्पा है, आप बोलते हैं मुझे ये वाली मूर्ति खरीदना है, ये वाली मूर्ति आपने डिसाइड कर लिया, ये मूर्ति खरीदना है। आगे वाला बोलता है ठीक है साहब 2,000 रुपए लगेंगे, आपने अभी 200 रुपए देके उसको बुक कर लिया, लेकिन आपने बोला कि साहब मैं इसको 2-4 दिन बाद आके ले जाऊंगा, या आपने बोला जिस दिन स्थापना करना रहेगा उस दिन मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसे केसेस में इट इज अ सेल, इवन इफ डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुई है, इवन इफ फुल पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं हुआ है, बट इट इज अ सेल, ये सेल हो गया। ठीक है। सो ऐसे केस में जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, पूरे के पूरे रेडी हैं, अगर ये डिलीवरेबल स्टेट में है, सो ऐसे केस में पैक है पूरे के पूरे, वैसे के वैसे, उसको और कोई पैक करना तो पड़ता नहीं, सिर्फ एक पॉलीथीन डालो और लेके जाओ। सो ऐसे केस में अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तुरंत, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अभी का इतना ध्यान रखो, लेकिन अल्टीमेटली मैं इसके बारे में और डीप में आपको बताने वाला हूं जब अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक का सेल ऑफ गुड्स का जो थर्ड चैप्टर है वो अपन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर गुड्स नहीं भी ले गए, पैसा नहीं भी दिया, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। तो ये मान लो अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, हजम नहीं हो रही होगी बात, ऐसा लग रहा होगा सर कैसे, लेकिन गुड्स तो लेके नहीं गया, पैसा तो दिया ही नहीं। पर ध्यान रखो, जब गुड्स नहीं ले गया है, पैसा नहीं दिया है, तो भी ओनरशिप तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ पे ए ने बी को बेच दिया है गुड्स और ये हो जाता है सेल, ये सेल हो गया। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। जैसे ही मैं बोलता हूं ये सेल हो गया, तो यहां पे सेलर और बायर, इनमें से ओनर कौन रहेगा? क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये सेल हो गया, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और इसीलिए इन सच अ केस, सेल के केस में ओनर होता है बायर। बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। बिल्कुल सिमिलर अगर ये एग्रीमेंट टू सेल होगा तो इसमें क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल में बिल्कुल सिमिलर चीज होती है, ए गया था बी के, सॉरी बी गया था ए के पास और बी बोलता है ए को कि मुझे गणपति बप्पा चाहिए। यहां ध्यान दो, यहां गणपति बप्पा अभी रेडी नहीं है, बनाए नहीं गए हैं। आप एक फोटो लेके जाते हैं और बोलते हैं मुझे ऐसे गणपति बप्पा बना के दो, वो बोलता है ठीक है साहब, उसने जो भी काम वगैरह है वो चालू किया, लेकिन यहाँ क्या अभी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे अभी तक गुड्स ही तो नहीं है, तो जो गुड्स है ही नहीं वो कैसे बेचे जा सकते हैं? सो अगर गुड्स होंगे तो बेचे जा सकेंगे, बट यहाँ तो गुड्स है ही नहीं, सो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, और इसीलिए यहाँ पे कभी भी सेल नहीं होगा, ये एग्रीमेंट टू सेल है। जहां पे ये गणपति बप्पा बेचने तो वाले हैं, डायग्राम वैसे ही कर देता हूं मैं। तो बी आता है ए के पास, बट अल्टीमेटली गणपति बप्पा बेचने भी वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी है ही नहीं, ये गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये अभी बनने की है। सो यहाँ ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक पार्टी है सेलर, दूसरी पार्टी है बायर, यहाँ पे भी गुड्स है, यहाँ पे भी प्राइस है, यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, पर अभी नहीं हो रही, ये होने वाली है कुछ दिन बाद। भले ही आज के आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बट ओनरशिप ट्रांसफर होगी बाद में, तो अभी जो भी गुड्स हैं
जैसे उसकी मट्टी वगैरह होगी या जो भी ढांचा बना होगा, जो गुड्स आधे फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, इसकी ओनरशिप किसकी है? सो इसकी ओनरशिप अभी मिस्टर ए की है, सेलर की है। सो इन केस ऑफ सेल ओनर कौन होता है? बायर बिकम्स द ओनर। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ओनर कौन होता है? सेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर। ठीक है, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाकी और भी कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में। अब पहले मैं बता देता हूं इंसॉल्वेंसी में क्या होगा। एक सिंपल सा रूल ध्यान रखो, जो व्यक्ति ओनर है वो गुड्स ले जाएगा। जैसे समझो सेल का केस है, सेल के केस में अगर समझो पोजीशन गुड्स का इसी के पास था, सेम एग्जांपल कि गणपति बप्पा आपने बुक करके आए, आपने बोला मैं ये 2-4 दिन बाद ले जाऊंगा, भले गुड्स अभी लेके नहीं आए, पैसा अभी दिया नहीं, फिर भी ये सेल हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज इन डिलीवरेबल स्टेट। इफ इट इज इन डिलीवरेबल स्टेट तो हम मान लेंगे कि ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो चुकी। सो यहाँ पे क्योंकि ये डिलीवरेबल स्टेट में रेडी है बिल्कुल, तो यहाँ पे ओनर बन चुका है बायर, भले गुड्स अभी तक लेके नहीं गए। अब समझो एक मिस्टर सी आते हैं इनकी दुकान में, और सी आके वही गुड्स खरीद लेते हैं। सी बोलता है मिस्टर ए को कि मुझे ये गुड्स चाहिए। अब ए बता देता है सी को कि देखो भाई ये तो मैंने बी को बेच चुका हूं 2000 में, लेकिन सी इंसिस्ट करता है कि नहीं, मैं आपको 5000 रुपए देने को तैयार हूं, आप मुझे दे दो ये गुड्स। अब ए लालच में आके गुड्स दे देता है सी को। सवाल यह आता है क्या बी गुड्स क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। बी को यहाँ पे गुड्स वापस लाने का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी को बताया गया था कि भाई बी इज द ओनर, सी वॉज अवेयर दैट बी इज ओनर, फिर भी उसने गुड्स लेके गया। सो ऐसे केस में बी कैन क्लेम द गुड्स, बी वापस गुड्स लेके आ जाएगा। वहीं दूसरा केस एग्रीमेंट टू सेल में अगर बिल्कुल ऐसी चीज होती है, समझो यहीं पे पोजीशन है, पोजीशन ए का ही है, ओनरशिप भी ए की है, और बिल्कुल सेम चीज होती है यहाँ पे। सी आता है, सी को बताया जाता है कि भाई बी खरीद चुके हैं, ये भले ही अभी ओनरशिप नहीं गई बट ये बी के लिए गुड्स तैयार हो रहे हैं। सी बोलता है नहीं, मैं 5000 रुपए देना चाहता हूं और मुझे तुम गुड्स दे दो। गुड्स बन जाते हैं और वो सी को दे दिए जाते हैं। सो ऐसे केसेस में फिर से क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है गुड्स, गुड्स ले जा सकता है बी? द आंसर इज नो, यहाँ पे गुड्स नहीं ले जाए जा सकते। क्यों नहीं ले जाए जा सकते? बिकॉज इन दिस केस ओनरशिप किसकी थी? ए की थी। ए जब ओनर था तो वो किसी को भी बेचे। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, और इसीलिए डैमेजेस तो दोनों ही केस में रिकवर किए जा सकते हैं, इन केस ऑफ सेल या एग्रीमेंट टू सेल। पर अल्टीमेट थिंग इज क्या गुड्स क्लेम किए जा सकते हैं? तो इन केस ऑफ सेल अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी तो बी के गुड्स थे, बी अगर चाहे तो लेके जाए। और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ए के ही थे, सो बी यहाँ पे गुड्स नहीं मांग सकता, ऑफ कोर्स ही कैन क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, अब दूसरा केस समझो यहीं पे अगर मिस्टर बी पैसे नहीं देते हैं तो क्या होगा? समझो मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया, दोनों केसेस में देख लेते हैं। सेल के केस में बी ने पैसा नहीं दिया, गुड्स लेके चला गया। सो अब यहां पे पैसे का क्या होगा? क्या पैसे क्लेम कर सकता है ए? द आंसर इज यस, ए कैन क्लेम द प्राइस, वो प्राइस क्लेम कर सकता है। पर एक चीज ध्यान रखो, वैसे आगे डिटेल में बताऊंगा बट अभी का ध्यान रखो, अगर वही चीज एग्रीमेंट टू सेल में होती है, बी अगर पैसा नहीं देता है तो ए कैन नॉट क्लेम द प्राइस। ध्यान रखो मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, मैं डैमेजेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो डैमेजेस तो हमेशा रिकवर किए जाएंगे, लेकिन अगर पैसा नहीं देता है तो पैसा क्लेम कर सकते क्या? तो नहीं। ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने जैसा बताया बी ओनर नहीं है, यानी ए इज द ओनर ऑफ द गुड्स। कल चल के अगर बी पैसा नहीं देता है, 2000 रुपए नहीं देता है, और ए बोलता है मुझे 2000 रुपए दो, तो बी तो सीधा बोल देगा भाई काहे के 2000 रुपए, ओनर तो तुम हो, मैंने तो गुड्स लेके आया ही नहीं, मैंने तो कभी ओनरशिप ट्रांसफर कराया ही नहीं। सो ओनर तो तुम हो, तो मैं काहे के पैसे दूं? मैं ये नहीं बोल रहा डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेगा बी को, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। बट यहाँ पे ओनरशिप जो ट्रांसफर नहीं हुई थी, इसके कारण प्राइस रिकवर नहीं किया जा सकता। तो बेसिक थिंग इज
ओनरशिप अगर ट्रांसफर होती है तो प्राइस क्लेम कर सकते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है तो प्राइस क्लेम नहीं कर सकते। अब इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी का पॉइंट बता रहा था मैं। इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, अगर इंसॉल्वेंसी होती है किसी भी व्यक्ति की, अगर समझो यहाँ पे इन दिस केस ए इंसॉल्वेंट हो गया, ए इंसॉल्वेंट होगा तो उसका ऑफिशियल रिसीवर आएगा। सवाल यह है क्या बी ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स लेके आ सकता है? द आंसर इज यस। बेसिकली आपको ध्यान रखना है ओनरशिप किसकी है। सिंस बायर इज द ओनर, बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, तो यहां पे बायर को अधिकार होगा कि वो क्लेम कर सकता है। समझो अपोजिट केस है, अगर बी इंसॉल्वेंट हो गया और गुड्स अभी भी ए के पास है, तो क्या ऑफिशियल रिसीवर गुड्स लेके आ सकता है? द आंसर इज यस, गुड्स लाए जा सकते हैं, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। द मेन थिंग इज ओनरशिप। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी तो गुड्स लेके आ सकते हैं, जो ओनर है वो गुड्स ले जाएगा, सिंपल रूल। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल में, ए अगर इंसॉल्वेंट होता है तो इसका ऑफिशियल रिसीवर आएगा। अब यहाँ पे क्या बायर गुड्स मांग सकता है? द आंसर इज नो, बायर गुड्स नहीं मांग सकता। अब क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई थी। ओनरशिप किसकी थी? सेलर की थी। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो क्या उसका ऑफिशियल रिसीवर गुड्स लेके आ सकेगा? द आंसर इज नो। क्यों? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली द ओनली थिंग इज जो एक व्यक्ति ओनर है वो गुड्स ले जाएगा। वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर गुड्स ले जाएगा। बट ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो बायर गुड्स ले जा सकता है, नहीं होगी तो सेलर गुड्स नहीं देगा। सेलर विल रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, सो ऐसा है। सो यही चीज यहां बताई गई है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जो मैंने ऑलरेडी सब चीज बता दिया। एक रिस्क का पॉइंट बचा हुआ है जो अपन थर्ड चैप्टर में देखेंगे, बर्डन ऑफ रिस्क। अगर नुकसान होगा तो किसका होगा, बाकी सब चीजें आप देख सकते हैं। सिर्फ नुकसान वाला पॉइंट मैंने अभी नहीं बताया। तो सिंपल एक रूल ध्यान रखो, नुकसान कभी भी ओनर का होता है। अगर सेल था और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो बायर का नुकसान हो गया। अगर एग्रीमेंट टू सेल था और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो सेलर का नुकसान हो गया। ठीक है, फिर सेल एंड हायर परचेस, दोनों में फर्क क्या होता है मैं बता देता हूं। पहले हायर परचेस का जो एग्रीमेंट है वो मैं आपको समझा देता हूं। सो हायर परचेस में क्या होता है, हायर परचेस में ऐसा एग्री किया जाता है कि भाई मैं गुड्स अभी के अभी दे दूंगा। तो जो सेलर है, सेलर के बदले में ओनर वर्ड यूज करता हूं फिलहाल। ओनर ऑफ द गुड्स जो है वो कौन होता है वो देखते हैं। तो ओनर कौन होता है हायर परचेस में? समझो ए ने बी को वादा किया मैं तुमको गुड्स दूंगा। समझो एक मशीन है, पर बी बोलता है कि यार मैं नई नई फैक्ट्री डाल रहा हूं। अब ये जो नई फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में मुझे एक रिस्क लग रहा है कि मैं ये चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। अगर नहीं चला पाया तो इतनी महंगी मशीन जो है, 1.5-2 करोड़ की मशीन है, ये मशीन तो जबरदस्ती मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरे को तो जबरदस्ती का नुकसान होगा। सो वो क्या बोलता है, एक काम करो, ये जो मशीन है ना, मशीन मुझे दो, लेकिन हायर पे दो, यानी किराए से दे दो। ए बोलता है ठीक है। एग्री किया जाता है कि हर महीने हायर चार्जेस पे किए जाएंगे। हर साल हर महीने ये हायर चार्जेस पे किए जाएंगे, और आखिर में जब ये पूरे हायर चार्जेस पे हो जाएंगे, सो आखिर में यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा। तो कब होगा? आखिर में, जब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये खत्म होने आएगा। सो पहले किराए से दी गई एंड अल्टीमेटली सेल होगा। सो अगर आप देखो हायर परचेस में क्या होता है, इसीलिए इसका नाम है हायर परचेस। पहले किया गया इसको हायर, और अल्टीमेटली आखिरी टाइम पे परचेस किया गया। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि अगर बी को लगता है कि यार 4-5 महीने में उसको रियलाइज हुआ अपन तो ये फैक्ट्री नहीं चला पा रहे, सो वो ए को बोल सकता है कि अपन इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते, खत्म कर देते, आप अपने गुड्स ले जाओ और आगे के मैं चार्जेस नहीं पे करूंगा। दिस इज द राइट ऑफ बी। हायर परचेस में एक अधिकार होता है बी को, जो व्यक्ति हायर पे लेके आता है उसको अधिकार होता है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है एट एनी टाइम बीच में। ठीक है, क्योंकि उसमें एम वही है कि वो प्रोटेक्टेड रहे। उसको यही होना है कि भाई अगर कल चल के मेरी फैक्ट्री नहीं चली तो कम से कम मेरे को नुकसान तो ना हो, तो कम से कम मैं गुड्स तो वापस कर पाऊं। तो ऐसे केसेस में हायर परचेस किया जाता है। अल्टीमेटली इसमें दो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ बेलमेंट एंड एलिमेंट ऑफ सेल।
पहले यहाँ पे सिर्फ गुड्स की डिलीवरी दे दी जाती है और आखिर में सेल होता है, इसीलिए हायर परचेस, पहले हायर किया, आखिर में परचेस कर दिया और इसीलिए इसको हम हायर परचेस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट सेल। सिर्फ फर्क यह है कि इंस्टॉलमेंट सेल में बिल्कुल सेम उसी प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर बी है और ये वैसे ही बोला गया है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देते जाएंगे, पर यहां ओनरशिप अगर यहां ट्रांसफर हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो इसी को हम बोलेंगे इट इज अ सेल, ये सेल हो गया। क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, भले ही इसमें अमाउंट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पे किया जा रहा है, पर अल्टीमेटली ओनरशिप कब ट्रांसफर हो गई, इमीडिएटली, सो ये सेल हो गया। ठीक है, बट हायर परचेस में ओनरशिप आखिर में ट्रांसफर होती है, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। बी को अगर लगता है तो वो ओनरशिप लेगा, नहीं तो वो छोड़ देगा। ठीक है, सो ये हायर परचेस होता है। सो पहले उसको लेके आया हायर पे और आखिर में परचेस कर लिया। सो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। फिर डायरेक्टली आ जाते हैं हम सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा करता है कि मैं तुमको काम करके दूंगा, वर्क एंड लेबर है। सो इसमें भी फर्क है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। एक एग्जांपल से बताता हूं, आप जाते हैं, दिवाली आ रही है तो आप जाते हैं रेमंड्स की दुकान में, वहां से एक कपड़ा लेते हैं और वो कपड़ा लेके आते हैं घर पे, और फिर आप जा रहे हैं टेलर के पास, एक टेलर है आपके पहचान का, उसके पास लेके जाते हैं, बोलते हैं कि भैया मेरे को इसका एक सूट बना दो। अब यहाँ पे आपने खुद ने कपड़ा लाया, कपड़े की ओनरशिप किसकी, आपकी हो गई। जैसे ही आपने रेमंड्स की दुकान से खरीद के लाया, ओनरशिप आपकी हो गई। अब आप जाते हैं टेलर के पास और उसको बोलते हैं कि मुझे इसका सूट बना के दो, कोट सूट बना के दो। ऐसे केसेस में ये क्या है, यहाँ जो टेलर कर रहा है क्या है, ये वर्क है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा और वो आपको चीज वापस करेगा। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ओनरशिप आप ही की थी, आप कुछ लेके जाते हैं, वो उस पर काम करता है और वापस दे देता है। सो अल्टीमेटली देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन समझो वहीं आपने टेलर को बोला कि आप ही जाके एक कपड़ा खरीद के लाओ और आप मेरे को एक सूट बना के दे दो। अब टेलर अगर कपड़ा खरीद के लाता है, सूट बनाता है और आपको देता है, तो ऐसे केसेस में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, टेलर ओनर था कपड़े का और उसने आपको वो बेचा। सो एग्रीमेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपने खुद कपड़ा लेके गया था या फिर उसने खुद ने कपड़ा खरीदा। अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज द मेन थिंग इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केसेस में दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे कि उसने इस पे भी काम किया है, कपड़ा लेके आया और उसकी सिलाई किया, पर वहां मेजर रोल इज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, दूसरे केस में जहां पे कपड़ा आपने लाए थे और उसको दिए हो, यहाँ पे भी हल्का सा एलिमेंट सेल का आता है। जैसे उसमें कुछ और कपड़ा लगाया जाता है, कुछ एडिशनल कपड़ा लगाना पड़ता है जो वो टेलर खुद अपने तरफ से लगाता है, बटन्स लगाई जाएगी, वो अपने तरफ से लगाएगा, और कुछ जो चीजें रहेगी, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो खुद लगाएगा। तो ऐसे केसेस में भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेल, बट जो मेन एलिमेंट है दैट इज ऑफ वर्क एंड लेबर। सो अल्टीमेटली मेन एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे समझो आप एक गोल्ड की रिंग बनाने जाते हैं, आपके पास गोल्ड है, आप वो गोल्ड लेके जाते हैं और बोलते हैं मुझे इसकी रिंग बना दो गोल्ड स्मिथ के पास। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, क्योंकि गोल्ड आपका ही था। वहीं अगर आप एक सुनार की दुकान में जाते हैं और उसके यहाँ से एक गोल्ड रिंग खरीदते हैं, सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो ऐसा है। फिर सेल एंड बेलमेंट, बेलमेंट का क्या मतलब होता है, बेलमेंट का मतलब होता है जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती बट चीज दी जाती है फॉर सम पर्पस। जैसे समझो आज आपकी इच्छा नहीं हो रही थी क्लास करने की, आप बोलते हैं कि सर आज मुझे आपकी गाड़ी की चाबी दे दो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। मैंने आपको मेरे गाड़ी की चाबी दे दिया, आप लेके जाओगे, घूमोगे फिरोगे और मुझे वापस लाके दे दोगे। सो दिस इज अ बेलमेंट। यहाँ पे भी मैंने आपको गाड़ी की चाबी दिया, आपको गाड़ी यूज करने दिया, पर क्या मैंने आपको बेच दिया, द आंसर इज नो। मैंने सेल नहीं किया इसको, मैंने सिर्फ आपको यूज करने दिया हूं, यूज करने के बाद यू विल रिटर्न इट। हमेशा बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न ऑफ गुड्स रहता है। ठीक है, तो आप गुड्स वापस लाके मुझे दे दोगे। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसमें पैसा इन्वॉल्व भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा समझो मैंने आपको दिया तो आपसे मैं कोई पैसा नहीं क्लेम कर रहा, बट दूसरा केस हो सकता है जहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि हाँ लेके जाओ, लेकिन मेरे को 1000 रुपए लगेंगे। सो 1000 रुपए मैंने लिया एज अ रेंट। तो ऐसे केस में दोनों हो सकता है, बेलमेंट ही है ये भी, मैंने आपको गुड्स दिया, आप गुड्स भी वापस करोगे और पैसा भी दोगे।
तो दोनों ही बेलमेंट है, बट दोनों हो सकता है इसमें ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस मीन्स आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, जहां पे कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व। ध्यान रखो, ग्रेटिशियस यानी नो कंसिडरेशन, नॉन ग्रेटिशियस यानी कंसिडरेशन। ठीक है, सो नॉन वर्ड के कारण कंफ्यूज मत होना, नहीं तो हमको लगता है नॉन ग्रेटिशियस यानी नो कंसिडरेशन, बट ऐसा नहीं है। नॉन ग्रेटिशियस मीन्स फॉर कंसिडरेशन और ग्रेटिशियस मीन्स फॉर नो कंसिडरेशन। सो जब बदले में कुछ ले रहे हैं तो हम बोलते हैं इट इज अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, और जब बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटिशियस एक्ट। ठीक है, सो बेलमेंट में दोनों हो सकता है, पैसा इन्वॉल्व भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सेल में हमेशा पैसा इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि उसकी तो डेफिनेशन ही है कि जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स की जा रही है फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस, यानी पैसा हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। सो बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों में फर्क यह है, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजेशन जाता है। पोजेशन मीन्स कंट्रोल, तो कंट्रोल ट्रांसफर होता है। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरी चीज डिलीवरी ऑफ गुड्स, तीसरी चीज पेमेंट ऑफ प्राइस। सो मैंने कभी ये नहीं बोला डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होगी, तो वर्ड्स को ध्यान से एक एक करके सुनो। मैंने आपको बोला कि डिलीवरी ऑफ गुड्स भले इमीडिएटली नहीं होगी, बट होगी जरूर। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस दोनों ही चीजें होने वाली है। जब भी हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, देयर विल ऑलवेज बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। इट में बी इमीडिएट, तुरंत डिलीवरी दे दिया, तुरंत पेमेंट कर दिया, या फिर आगे चल के हो सकता है फ्यूचर डेट पे, इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है, बट होगा जरूर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी राइटिंग में हो सकता है, ओरल हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और पार्टली ओरल और पार्टली इन राइटिंग भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन इवन बी इम्प्लाइड, इम्प्लाइड भी सेल हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको भूख लगी थी, आप जाते हैं एक समोसे वाली दुकान में, आप बोलते हैं भैया समोसे गर्म है क्या? वो बोलता है हाँ साहब, अभी अभी कढ़ाई से निकाले। आप हाथ लगा के देखते हैं, आपको गर्म लगता है, उठाते हैं आप, और गर्म लगा, अब आपने उसको खा लिया। अब यहाँ पे आपने खा लिया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इम्प्लाइड सेल। यहाँ पे आपने बोला नहीं कि मैं खरीद रहा हूँ, बट आपने खा लिया, पैसा देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते अरे भैया गर्म है क्या, नहीं है वो देख रहा था, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने खा लिया मीन्स आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सो इट कैन इवन बी इम्प्लाइड। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होगी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज दी गुड्स। गुड्स के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहली चीज हमने देखा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। फिर से एक बात बता दूं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो टॉपिक है ये बहुत डीप में हम पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर नंबर 3, इसी इसके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर नंबर 3 में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखेंगे। अगर आप देखो तो उसका वर्डिंग, उसका सॉरी टाइटल ही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। सो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है बहुत डीप में मैं आपको बताऊंगा जब अपन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, बट ध्यान रखो अभी का कि ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, भले गुड्स ले गए नहीं ले गए, पैसे दिए या नहीं दिए, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो। फिर गुड्स की क्या डेफिनेशन है? गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आ सकती है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती, इसमें मूवेबल गुड्स ही कवर होंगे। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम्स नहीं कवर होते। एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब है? सीधा सीधा डेट, उधारी। उधारी कवर नहीं होती गुड्स में। जैसे समझो मैंने आपसे कुछ उधारी लेके आया 10,000 रुपए, और मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर रहा हूं। तो मैंने 10,000 लेके आया और हर महीने के मैं 1,000 रुपए आपको रिटर्न कर रहा हूँ, और 12 महीने में आपको ये ऐसा ही रिटर्न करके पूरा लोन चुका दूंगा। सो क्या यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? द आंसर इज नो। यहाँ थोड़ी गुड्स है, एक्शनेबल क्लेम है। अगर कल मैं नहीं चुकाता हूं तो यू कैन टेक एक्शन ऑन मी, दिस इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम, कि आप मुझ पे एक्शन लेके इसको क्लेम कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। सो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ी कवर होता। तो सीधा सीधा एक्शनेबल क्लेम क्या है? इट इज अ डेट। ठीक है, एक मनी डेट, उसको हम एक्शनेबल क्लेम भी बोलते हैं। सो इट इज नॉट गुड्स। तो अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, मनी गुड्स नहीं है। मैंने आपको समझो 2,000 का नोट दिया और 500 के 4 नोट ले लिया, तो आप क्या इसको सेल बोलेंगे? तो नहीं, ये सेल नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी, क्योंकि पैसा दिया और पैसा लिया, तो पैसा गुड्स थोड़ी होता है। तो वही चीज बताइए, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, यानी ये गुड्स नहीं है। कौन कौन से? एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, एंड मनी गुड्स नहीं है, पैसा गुड्स नहीं है। ठीक है, पैसा यानी क्या, ये भी डिफाइन किया है। पैसा मीन्स लीगल टेंडर मनी ऑफ द कंट्री, जो अभी चल रहा है, चलन में है, वो पैसा कहलाता है। जैसे अभी के दौर में जो भी पैसा चल रहा है, 2,000 के नोट हो गए, 1,000 का नोट 1,000 का नोट फिलहाल नहीं है,
2000 का नोट है, 500 का नोट है। तो ये अभी क्या है, ये आपके हो गए मनी। क्या मनी नहीं है? ओल्ड कॉइन्स, रेयर कॉइन्स, पुराने कोई कॉइन थे, ओल्ड करेंसी मिल गई आपको, बाबा आदम के जमाने के सिक्के मिल गए आपको सोने के। ये सोने के सिक्के क्या पैसे हैं? नहीं, अब ये पैसे नहीं रहे। सो ये गुड्स हो जाएंगे। क्योंकि ये पैसे नहीं है तो ये गुड्स कहलाएंगे। वैसे ही फॉरेन करेंसी, डॉलर, ये क्या है? ये आपके लिए गुड्स हो जाएंगे। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पैसा दिया और पैसा लिया तो कवर नहीं होगा। पर हाँ, पैसे का मतलब है लीगल टेंडर मनी ऑफ द कंट्री। यानी अगर आप पुराने चाइना वगैरह के करेंसी हो गई, या आप पुरानी करेंसी दे रहे हैं, या आप डॉलर्स दे रहे हैं, नेपाल की करेंसी दे रहे हैं, उसके बदले पैसा ले रहे हैं, तो ये नेपाल की करेंसी हो गई, चाइना की करेंसी हो गई, या डॉलर्स हो गए, या ओल्ड कॉइन्स हो गए, ये गुड्स हैं। क्यों गुड्स हैं? क्योंकि ये अभी चलन में नहीं है भारत में, भारत में थोड़ी चलते हैं। सो ये आपके लिए पैसा नहीं है, ये गुड्स है। ठीक है। सो पैसा मीन्स जो भारत का पैसा है, लीगल टेंडर, अभी जो चलन में है। ठीक है। ओल्ड अगर नोट होंगे 1000 रुपए के तो ये भी मनी नहीं रहा। ठीक है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। तो ऐसा है। फिर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम इन मनी एंड इंक्लूड्स, और क्या क्या आएगा गुड्स में? स्टॉक एंड शेयर्स, शेयर्स वगैरह जो होते हैं ये गुड्स होते हैं, स्टॉक शेयर ये गुड्स कहलाते हैं। वैसे ही ग्रोइंग क्रॉप्स, तो जो क्रॉप्स उगते हैं, देखो अब ये वाला आगे के लाइन पूरी मैं समझा के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी क्या बोला है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, यानी जमीन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग क्या गुड्स है? तो ये गुड्स होंगे तब, कब? विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसको अलग करके बेचने का वादा कर दो। अब सुनो ध्यान से, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स है जब तक के ये खेत में लगे हुए हैं ये गुड्स नहीं है, लेकिन आप उसको अगर काट के बेचने का वादा कर दोगे तो ये गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक जमीन में जुड़े हैं तो जमीन का हिस्सा है। एक झाड़ है, झाड़ जमीन से उगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये जमीन का हिस्सा है, लेकिन आपने उसको काट दिया और लकड़ियां बेच दिया, तो ये जो लकड़ी है, टिम्बर, दीज आर गुड्स। ठीक है। तो ये जितनी भी चीज है, ग्रोइंग क्रॉप्स, जब तक जुड़े हैं तब तक गुड्स नहीं है। ग्रास जुड़ी है जमीन से तो जमीन का हिस्सा है, काट के बेचोगे तब ये गुड्स होंगे। थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, बिल्डिंग गुड्स नहीं है, पर बिल्डिंग की एक एक चीज अगर निकाल के आप बेच दो तो ये फिर गुड्स में कहलाएंगे। आप एक एक दरवाजा बेच दोगे, एक एक ईंट बेचोगे, आपने पूरा बिल्डिंग तोड़ दिया और उसके एक एक ईंट को बेच डाला, आपने टाइल्स उखाड़ के बेच डाला, ये टाइल्स गुड्स हैं। बट जब तक ये जुड़े हुए हैं जमीन से ये गुड्स नहीं कहलाते। ठीक है। तो वही चीज बताइए, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम इन मनी बट इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed before sale or under a contract of sale। गुड्स अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। गुड्स कैन बी एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं विद द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल, जो उसके पास हैं, उसके पास होना चाहिए, उसके कंट्रोल में होना चाहिए। मैं अगर बेच रहा हूं तो मेरे पास गुड्स होना चाहिए, तब हम बोलेंगे दीज आर एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है जो एट द टाइम ऑफ सेल वो ओनरशिप या पोजेशन है ऑफ द सेलर का, मेरे गुड्स है, तो दीज आर कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स। कहीं और होंगे तो एग्जिस्टिंग नहीं है। जैसे मेरे पास नहीं है गुड्स, मैं कार बेचता हूं, कार मारुति वाले के पास बनी रखी है बट मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास उसका पोजीशन है, ना उसका मेरे पास ओनरशिप है, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं कहलाएंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जो कि सेलर के पास एग्जिस्ट हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। स्पेसिफिक गुड्स जो कि डिफाइन किया गया है, असर्टेन एंड अनअसर्टेन गुड्स ये डिफाइन नहीं किया गया है, ये केस लॉस के थ्रू आया है। ठीक है। सो अनअसर्टेन और असर्टेन गुड्स ये कहीं भी एक्ट में नहीं लिखे हैं, ये आप जब केस पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या होते हैं असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स। तो केस लॉस के थ्रू ये डेफिनेशन आई है, कोर्ट में केस हुआ और उन्होंने बताया कि असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स भी हो सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? तो स्पेसिफिक गुड्स यानी वही वाले गुड्स जो हमने पहले से एग्री कर लिया। जैसे मैं टीवी खरीदने जाता हूं, मैं दुकान में गया और मैंने बोला मुझे यही वाला टीवी चाहिए, बिल्कुल ये वाला यानी इसका दूसरा भी प्रोडक्ट नहीं, मेरे को यही प्रोडक्ट चाहिए, ये जो लगा हुआ है यही प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। दीज आर स्पेसिफिक गुड्स। विच वाला टीवी? सोनी ब्रेविया 4K,
अब सोनी बेविया 4K उसके पास और है वही मॉडल के, बट मैंने बोला वही वाला, दिस इज स्पेसिफिक, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, यानी विच इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसने एग्री किया कि मैं ये खरीदना चाह रहा हूं, उसने बोला मैं बेचने को तैयार हूं। तो जब पहले ही आइडेंटिफाई हो गए, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, कब? कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त या उसके पहले। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट के वक्त वो आइडेंटिफाई हो चुके थे ये वाले गुड्स, तो दीज आर एग्जिस्टिंग गुड्स एंड स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक है ये, ठीक है, वोइच वाले, स्पेसिफिक मींस वोइच वाले गुड्स, ठीक है। तो मुझे वोइच वाला टीवी चाहिए, तो वोइच वाला यानी स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाते हैं कोई ऐसी चीज खरीदने जो बहुत सारा स्टॉक जमा होता है, जैसे समझो मैं जाता हूं चावल खरीदने, और ये जो चावल की दुकान वाला है इसके पास चावल के बहुत सारे बोरे पड़े हुए हैं, समझो इसके पास 1000 बोरे पड़े हुए हैं। अब मैं जाता हूं इसके पास, मैं बोलता हूं मुझे 10 बोरे चावल चाहिए। सो जब मैं 10 बैग्स मांगता हूं इससे और उसके पास बहुत सारे बैग्स हैं, सो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये अनअसर्टेन गुड्स का हो गया। अनअसर्टेन यानी अनआइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाई नहीं हुए कौन से 10 बैग मुझे चाहिए। सो आइडेंटिफाई नहीं हुए तो इसको हम बोलेंगे अनअसर्टेन, ठीक है। बाद में वो बोलता है ठीक है साहब, ये 10 बोरे मैं आपको दे देता हूं, ये सामने के 10 बोरे आपको दे देता हूं। जैसे ही उसने बोला सामने के 10 बोरे भिजा देता हूं, ये आइडेंटिफाई हो गए, ये हो जाते हैं असर्टेन गुड्स। तो देखो असर्टेन्ड और स्पेसिफिक दोनों का ही मतलब है आइडेंटिफाइड, ये दोनों ही आइडेंटिफाई हो चुकी है। फर्क ये है कि स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाई हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, लेकिन असर्टेन गुड्स बाद में आइडेंटिफाई हुए। पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया 10 बोरे का, और बाद में वो शाम को बोलता है कि शर्मा जी ये सामने के 10 बोरे भेज देता हूं, या 1 घंटे बाद बताता है कि ये 10 बोरे में भिजा रहा हूं। सो ऐसे केसेस में वो असर्टेन कब होंगे, बाद में, ठीक है। सो दोनों ही केस में ये आइडेंटिफाइड है, स्पेसिफिक गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और असर्टेन गुड्स आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। फिर फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स यानी जो अभी नहीं है, विथ सेलर, सेलर के पास नहीं है, भले ही वो हो सकता है फैक्ट्री में बने हुए रखे हैं, बट वो हमारे लिए एग्जिस्टिंग नहीं है, वो फ्यूचर गुड्स है। फ्यूचर गुड्स मींस विच आर नॉट एग्जिस्टिंग विद द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। और कंटिंजेंट गुड्स वो होते हैं जो कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी जैसे मैं गया और मैं जाके एक दुकान में बोलता हूँ, बुलेट खरीदने जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे पिंक कलर की बुलेट चाहिए, बेबी पिंक कलर होना एकदम। वो बोलते हैं साहब हमारे पास तो नहीं है। हम एक बार पूछते हैं फैक्ट्री वालों से, अगर वो बना के देंगे, कंपनी बना के देगी तो हम आपको डिलीवरी देंगे। सो ऐसे केसेस में ये फ्यूचर तो है बट इट इज ऑल्सो कंटिंजेंट, अगर कंपनी बनाएगी तो फिर मुझे मिलेंगे। सो कंटिंजेंट गुड्स जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आगे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज कंटिंजेंट गुड्स। सो फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स भी हो सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स, अगर गुड्स खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डिस्ट्रॉय हुए। सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं मैं। समझो आपने गुड्स खरीदने का वादा किया था, लासा का एग्जांपल उठा रहे हैं अपन फिर से, लासा गुड्स है क्योंकि लासा भी मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होता है। सो लासा अपने लिए गुड्स कहलाएगा, ठीक है। अब समझो हम बैठे 10 बजे कॉन्ट्रैक्ट करने, हम 12 बजे उठते हैं, और इस बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ही अगर डिस्ट्रक्शन हो चुका है गुड्स का, समझो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लासा मर चुका है, तो ऐसे केसेस में गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पेरिश हो चुके हैं बिफोर बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसे केस में इसको ही हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ये वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ही वो खत्म हो चुका था, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, भले ये बाद में डिस्कवर होगा बट इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। दूसरा केस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया बट परफॉर्मेंस होने का था, परफॉर्मेंस हमने बोले थे 2 दिन बाद होगा, और परफॉर्मेंस होने के पहले यहाँ पे परफॉर्म होना था, और परफॉर्म होने के पहले ही अगर लासा की डेथ हो जाती है, डॉगी की डेथ हो जाती है, सो ऐसे केसेस में ये बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए क्योंकि ये पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था और बाद में ये वॉइड हो गया, इट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, ठीक है। सो
ये दोनों चीजें यहाँ पे बताई है। फिर एक बात और बता दूं कि वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स की बात हो रही है। समझो मेरे पास एक लासा था, एक डॉगी था, वो लासा को लेके आया, मैंने डॉगी को लेके आया। अब वो डॉगी खेल रहा था, खेलते खेलते बाहर चला गया। अब अपन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके उठते हैं, पता लगता है लासा की डेथ हो गई। सो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ बना ही नहीं इनफैक्ट कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके उठे उसके पहले लासा की डेथ हो चुकी थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, इट वॉज अ वॉइड एग्रीमेंट। पर समझो मेरे पास 3 लासा थे, बिल्कुल एक जैसे प्योर व्हाइट कलर के 3 डॉग थे। वो 3 डॉग आए मेरे साथ, आप खरीदना चाहते हैं एक डॉग। अब उसमें से 2 डॉग जो है वो अभी जीवित है, एक डॉग की डेथ होती है। सवाल ये है, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या वॉइड एग्रीमेंट रहेगा? द आंसर इज नो। जब तक आइडेंटिफाई नहीं हुए थे तो यहाँ पे वो खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 में से एक की डेथ हुई ना, तो आप मुझे बोल सकते हैं सर बाकी 2 में से एक मुझे दे दो। तो बाकी जो बचे 2 है उसमें से एक मांगने का आपका अधिकार रहेगा। यहाँ पे ये वॉइड नहीं होता, यहाँ पे परफेक्टली वैलिड है। सो वॉइड कब होता है, जब पहले से आइडेंटिफाइड था ये वाला लासा मैं बेचूंगा और उसकी डेथ होती है, तो फिर ये वॉइड होगा। पर जब आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, अनअसर्टेन था, 3 में से एक देने वाला था मैं, अब एक की डेथ होती है तो बचे 2 में से एक देना पड़ेगा। ठीक है। सो ये पूरा रूल जो है यहाँ पे समअप कराया गया, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के हैं, डिस्ट्रक्शन बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ही। सो कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है। और दूसरा बिफोर सेल बट आफ्टर एन एग्रीमेंट टू सेल, यानी एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बट सेल होने का है, अभी परफॉर्म होने का है। सो ऐसे केसेस में इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट आगे वो भी बताया कि दोनों ही केस में स्पेसिफिक गुड्स जब डिस्ट्रॉय होंगे तभी ये रूल लगेगा, स्पेसिफिक एज वेल एज असर्टेन। अब यहाँ हर जगह सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स वर्ड दिखे हैं, लिखे दिखेंगे आपको, पर हर जगह जगह ध्यान रखो स्पेसिफिक गुड्स इंक्लूड्स असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स क्यों? क्योंकि वो भी आइडेंटिफाइड है। अब यहाँ फिर असर्टेन वर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जैसा मैंने बताया असर्टेन गुड्स ये वर्ड कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, और इसीलिए एक्ट में आपको ये वर्ड नहीं दिखाई देता। ये वर्ड तो कोर्ट ने बोला है। ठीक है। सो ऐसा है। और द लास्ट टॉपिक इज प्राइस। प्राइस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दिया बहुत डिटेल में। इसको बस 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में अपन प्राइस क्या होता है, कैसे क्या डिसाइड होता है, ये देख लेंगे। सो प्राइस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो प्राइस का मतलब है पैसा, मनी कंसिडरेशन। इट शुड ऑलवेज बी मनी, पैसा होना चाहिए। अगर कुछ और चीज है तो वो इसमें कवर नहीं होता। समझो मैंने एक कार दे दिया दूसरे को, और उससे बदले में मैंने ले लिया, समझो एक 2 व्हीलर। तो एक कार देके एक 2 व्हीलर ले लिया मैंने उससे। तो ऐसे केसेस में क्या ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो। ये सेल नहीं है, क्योंकि सेल में प्राइस होना चाहिए, मनी होना चाहिए। तो ये जो कीमत है इट शुड ऑलवेज बी अ मनी कंसिडरेशन। अगर ये मनी नहीं है तो फिर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा। इट इज अ बार्टर, इट इज एन एक्सचेंज, इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के लिए इट इज कंपल्सरी कि उसमें जो प्राइस है दैट शुड बी द मनी मनी कंसिडरेशन। अगर मनी नहीं दिया जा रहा, पुराने कॉइन्स दिए जा रहे हैं, बाबा आदम के जमाने के सिक्के दिए जा रहे हैं, या कोई गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं, गोल्ड वगैरह दिया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर मैं गोल्ड देता हूं तो क्या वो सेल ऑफ गुड्स में कवर होगा? द आंसर इज नो। ठीक है। फिर कैसे क्या असरटेन किया जाता है प्राइस? तो या तो फिक्स कर दो कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में जैसा बोल दिया, हमने बोल दिया 1000 रुपए, 1000 रुपए हो जाएगा, जैसा एग्री किया वैसा। दूसरा, कोई एग्रीड मैनर में हम फिक्स करने को छोड़ देते हैं, जैसे कि मार्केट प्राइस या थर्ड पार्टी जो डिसाइड करेगा। आप कार खरीदना चाहते हैं, मैं कार बेचना चाहता हूं, लेकिन हमें समझ नहीं रहा है कि कितने रुपए में बेचना चाहिए। हमने बोले कि हम बबलू गैरेज में जाएंगे, बबलू भाई जो बोलेंगे वो प्राइस में हम ट्रेडिंग करेंगे। सो इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीड मैनर। इट में बी डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग। कई बार हमारे बीच जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मैं कॉस्ट के ऊपर 10% जोड़ के बेचूंगा, या मैं जो भी मार्केट प्राइस है उस पर बेचूंगा। सो कई बार कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज जो चल रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड अगर कुछ डिसाइड नहीं हो पाया तो यहाँ पे रीजनेबल प्राइस देखा जाएगा। अब जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। अगर प्राइस फिक्स नहीं करती है थर्ड पार्टी तो क्या होगा? सिंपल सा एग्जांपल, ए ने बी को बोला था मैं तुमको कार दूंगा, बी ने बोला था मैं तुमको पैसे दूंगा, पर ये जो मनी है ये मनी फिक्स करने वाला था मिस्टर सी। सी इसको फिक्स करने वाला था। क्या क्या केस हो सकते हैं? एक केस सी ने फिक्स कर दिया, द फर्स्ट केस इज सी ने फिक्स कर दिया। अगर फिक्स कर दिया तो उस भाव पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर फिक्स नहीं किया, उसने मना कर दिया, नॉट फिक्स, या तो उसने मना कर दिया या वो इनकेपेबल है, वो देख ही नहीं पा रहा है कार, तो वैल्यू कैसे फिक्स करेगा? सो ऐसे केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, ये कैंसल हो जाएगा। अगर ऑलरेडी कुछ चीज कर दिए थे तो क्या होगा? समझो यहाँ पे फिक्स नहीं कर पाए लेकिन ऑलरेडी कार दे दिया था, ए ने ऑलरेडी कार डिलीवर कर दिया था टू बी। सो ऐसे केसेस में अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऐसे केसेस में रीजनेबल प्राइस दिया जाएगा, रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज रीजनेबल प्राइस? इट इज द मार्केट प्राइस। तो जो भी मार्केट प्राइस होगा या जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उस हिसाब से फिर पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी अगर गुड्स डिलीवर कर दिए थे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, ऑलरेडी अगर पार्ट परफॉर्म कर दिया था तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट खत्म नहीं होता। एक एग्जांपल और देता हूं जो आपको यहाँ बुक में भी दिखेगा। जैसे समझो ए है, ए ने बी को बोला था मैं तुमको कार दूंगा, दो कार थी उसके पास, कार 1 और कार 2। उसने सेकंड कार ऑलरेडी बी को दे दिया और डिसाइड किया गया था कि इसका प्राइस फिक्स किया जाएगा बाय सी। अब एक कार दे चुका है, दूसरी कार ए के ही पास है। सवाल ये आता है क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? अगर सी ने फिक्स करने से मना कर दिया तो समझो सी की डेथ हो गई, सी ने फिक्स नहीं किया, सो क्या होगा? सो सेकेंड कार जो है जो ऑलरेडी बी के पास है ये बी की हो गई, बी विल पे रीजनेबल प्राइस फॉर दिस कार। और जो कार 1 है जो कि ए के पास है, फॉर दिस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स नहीं हो पाया। सो अगर डिलीवरी हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड। ऐसे केसेस में आपको रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हूं कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, साथ में आपका काम है आप घर पे एक बार उसको पढ़ लेंगे फिर से, और साथ में क्वेश्चन जरूर देखेंगे, तभी आपका ये कंप्लीट होगा। इस पूरी बैच का इफेक्टिवनेस तभी आएगा जब जो भी मैं आपको समझा के बता रहा हूँ वो चीज आप घर पे एक बार और पढ़ते हैं, पूरा टॉपिक रीड करते हैं और उसको आप बाद में क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये जो लोग डायरेक्ट ये बैच कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो लोग डायरेक्टली फास्ट ट्रैक बैच कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसा बताया था 100% में कवर करूंगा, कोई भी पॉइंट यहाँ कम नहीं होगा, 100% कवरेज रहेगा, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है मैं वर्ड टू वर्ड रीड करके आपको नहीं बताऊंगा। तो आपका काम है अपने घर पे इसको पढ़ना चाहिए और उसके बाद भी आपको पूरा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो लोग एज अ रिविजन कर रहे हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, उनके लिए तो एडिशनल बेनिफिट ही है, ठीक है। बट जो लोग पहली बार कर रहे हैं उन लोग को भी मैं बता रहा हूँ ये फुल प्रूफ बैच है, ऐसा नहीं है रिविजन बैच नहीं है, तो ये फास्ट ट्रैक बैच है, तो अपन 100% कवर करेंगे, ठीक है। चलो आखिरी पॉइंट है, अगर पेमेंट ऑफ प्राइस की कोई स्टिपुलेशन है तो क्या होगा, या डिलीवरी ऑफ गुड्स की स्टिपुलेशन है तो क्या होगा? सो अगर पेमेंट ऑफ प्राइस या डिलीवरी ऑफ गुड्स की कोई कंडीशन रखी गई है, सो ऐसे केसेस में क्या वो कंडीशन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है? यही चीज यहाँ बताई गई है, क्या टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा? सो टाइम एसेंस होता है कि नहीं होता है? सो जनरली क्या होता है, जब डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात होती है ना तो टाइम एसेंस होता है, और पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए टाइम एसेंस नहीं होता, ठीक है। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स की क्या कैसी बात हो सकती है, कैसी कंडीशन हो सकती है? तो जैसे मैंने समझो गुड्स मंगाया, मैंने बोला 10 तारीख को आ जाना चाहिए। अगर 10 तारीख को गुड्स नहीं आते हैं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? सो आई कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज टाइम इज द एसेंस। जब हम डिलीवरी की बात करते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स की, तो ऐसे केस में टाइम इज द एसेंस, और अगर उस टाइम तक डिलीवरी नहीं होती तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। पर पेमेंट ऑफ प्राइस में फर्क नहीं पड़ता। समझो 10 तारीख को मेरे से पैसा मांगा था, मैंने 10 तारीख को नहीं दिया, मैंने 15 को दिया, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड। पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता। सो एज फार एज इट इज रिलेटेड टू डिलीवरी, टाइम इज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, इट इज ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो डिलीवरी के अलावा कोई और कंडीशन है, जैसे पेमेंट ऑफ प्राइस की कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, अगर डिलीवरी टाइम पे ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है,
अगर पेमेंट टाइम पे ना करें तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वही चीज यहाँ फिर से रिपीट होती है। अब ऐसा क्यों लिखा है लेकिन कि डिलीवरी के लिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए हम टाइम का एसेंस मानते हैं, क्योंकि डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होती है टाइम पे तो पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद पड़ सकती है, और अगर फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी तो फिर बहुत नुकसान होगा उसको फिर से चालू करने में। तो जैसे समझो मेरा एक पावर प्लांट है जहां मैं कोयला जलाता हूँ और जो बिजली है उसका उत्पादन करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर दिया कोयला मुझे आ जाए 10 तारीख तक। अब अगर 10 तारीख को कोयला नहीं आएगा तो हो सकता है कि मेरे को पूरा पावर प्लांट बंद करना पड़े, सबके घर में अंधियारा हो जाए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर समझो मैंने एक दिन पेमेंट नहीं किया, 4 दिन पेमेंट नहीं किया, तो फर्क पड़ेगा क्या? तो नहीं, पेमेंट तो ठीक है, वो तो मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन अगर गुड्स ही नहीं आए तो यहाँ पे फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। सेम चीज फैक्ट्रीज में भी हो सकती है। और इसीलिए एज फार एज डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंसर्न, टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज फार एज पेमेंट ऑफ प्राइस इज कंसर्न, टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है पूरा कंक्लूड होता है। इसके बाद का चैप्टर जो है कंडीशंस एंड वारंटीज, अगेन दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको घर पे एक बार जरूर करना है। ठीक है, और घर पे करोगे उसके बाद जो डाउट्स वगैरह आएंगे आप डाउट्स मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अपन डाउट्स का एक अलग सेशन भी रख लेंगे, लगे तो अगले संडे वगैरह को, तो वो एक अलग से रख लेंगे अपन, लेकिन आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं ऐसा कुछ रहा तो। ठीक है, सो अगली क्लास में हम कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक कृष्ण का क्वेश्चन है, सर व्हेन द स्कल्पचर ऑफ गणपति इज कंप्लीट ड्यूरिंग द एग्रीमेंट टू सेल विल बी बिकम द ओनर व्हेन द स्कल्पचर इज कंप्लीट और व्हेन इट इज डिलीवर्ड। सो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने आपको बताया ना ओनरशिप के बारे में अपन चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, यानी चैप्टर नंबर 12। अगर आप चैप्टर नंबर्स के हिसाब से चलो तो चैप्टर नंबर 12 का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो गणपति बप्पा वाला एग्जाम्पल है उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। अगर जो पूरी नॉर्मल रेगुलर बैच है उसमें मैं साथ साथ ही बता देता हूँ, बट यहाँ पे वो जबरदस्ती रिपीटेशन होगा और इसीलिए मैं यहाँ नहीं बताता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अपने को अवॉइड करना है। ठीक है, सो रेगुलर बैच में वही चीज 3-3 4-4 बार होती है, यहाँ पे एक एक बार मैं बताऊंगा। जैसे टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको याद होगा मैंने वहां नहीं बताया था डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए एसेंस होता है, लेकिन पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए नहीं होता, जबकि मैं रेगुलर बैच में वहां भी बताता हूँ। बट वहां इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आने वाला था, तो मैंने वहां पे वो चीज कवर नहीं किया। ठीक है, सो अल्टीमेटली हर चीज कहीं ना कहीं कवर होगी, क्योंकि अपन फास्ट ट्रैक बैच कर रहे हैं तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से मैं उस हिसाब से उसको चला रहा हूँ। बट ये 100% है, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जब आपका ये पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका ये डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 तक के आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। चलो तो ठीक है, अपन आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास, हाँ चैप्टर नंबर 12, 13 बोला मैंने, सॉरी, चैप्टर नंबर 12। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंडीशंस एंड वारंटीज। हाँ, एक क्वेश्चन और आया पेज नंबर 148 में, ट्रू फॉल्स का थर्ड। देखो ट्रू फॉल्स में मैंने कई बार आपको बताया हूं कि ऐसे भी क्वेश्चंस दिखेंगे आपको जिसमें आंसर ट्रू भी सही होता है और फॉल्स भी सही होगा, पर ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपको रीजन प्रॉपर लिखना है। रीजन लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। 148 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 148 का क्वेश्चन नंबर 3, पेनल्टी कैन बी रिकवर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इंग्लिश लॉ में पेनल्टी कैन नॉट बी रिकवर्ड, बट इन इंडियन लॉ पेनल्टी क्लॉज इज ऑल्सो वैलिड, बट कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर, कोर्ट में अलाउ लेस। ठीक है, क्योंकि अपने आप पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसा अलग अलग बताया ही नहीं गया है, तो थर्ड का आंसर ट्रू होना चाहिए। अच्छा, यहाँ फॉल्स दिया है तो इसीलिए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि रीजन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ट्रू लिखना ज्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है, वैसे फॉल्स भी लिखोगे तो गलत नहीं है क्योंकि रीजनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पेनल्टी क्लॉज वैलिड है बट पेनल्टी कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या है, पेनल्टी कैन बी रिकवर्ड। अल्टीमेटली पेनल्टी कैन नॉट बी रिकवर्ड क्योंकि कोर्ट उसको कम कर देगा, सो फुल अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन नॉट बी रिकवर्ड। सो ये वैसे ही है कि पार्टली ट्रू है, सो आप इसको ट्रू भी लिखो तो भी चलेगा और फॉल्स भी लिखो तो भी चलेगा, सो ये दोनों ही सही है। ठीक है, सो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको लेकिन क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे
जो पेनल्टी अमाउंट है वो अगर आप लिख भी दो तो इट इज एनफोर्सेबल, बट कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर, इट मे अलाउ लेस। तो आप उसमें कम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। सो पेनल्टी क्लॉजेस इनवैलिड नहीं होते बट अपने आप, ठीक है। चलो, तो ठीक है, अपन अगली क्लास में कंडीशंस एंड वारंटीज की चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।